चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। ग्रुप डी की तैयारी आप सभी लोगों का काफी अच्छा चल रहा होगा और उसे और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ जो लगातार जुड़ रहे हैं एक छोटे से इस परिवार के माध्यम से। आप अवश्य ही इस परिवार से जुड़ जाइए और जल्दी से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट कर दीजिए। देखिए, इस क्लास में जो ग्रुप डी की तैयारी के लिए हमने ऐसा प्लान बनाया कि उसके जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको अलग अलग वीडियो के माध्यम से कवर कर लें। जैसा कि इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। ऑलरेडी इतिहास के 203 प्रश्नों का हमने 2 पार्ट में वीडियो बना लिया, ठीक है। और वीडियो 100 प्रश्न के ही हैं और मात्र आधे घंटे से कम का है, ठीक है। तो आप सब लोग अगर हिस्ट्री के वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप दोनों पार्ट को अवश्य देख लें, ठीक है। यहां देखिए, तीसरे पार्ट में हम 204 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वह सभी रेलवे के द्वारा पूछे गए इतिहास के प्रश्न हैं, ठीक है। आपका ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, मात्र आधे आधे घंटे करके ही वीडियो बना करके आपको देंगे, ठीक है। अगर आप सब लोगों का जैसा मांग रहा तो उसको और ज्यादा भी किया जा सकता है। फिलहाल अभी हम सब अपने आज के होमवर्क्स पे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न हमारे द्वारा क्या पूछा जा रहा, अर्थात हमारे द्वारा नहीं, रेलवे के द्वारा प्रश्न क्या पूछा गया मौर्योत्तर काल से, वो प्रश्न आप देखिए। पूछा जा रहा, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन वंश में ऐसा किया गया था कि अपने शासक के चित्र वाले सिक्के को क्या किया गया था, जारी किया गया था। चलिए, अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है, ये एकदम सही है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था, ये भी सही है। उपगुप्त अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए थे, ये भी बात सही है, क्योंकि 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये बात गलत है। जबकि चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, बल्कि कुषाण शासक के कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण वंश से। कनिष्क कुषाण वंश से। चलिए, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? तो कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। शक युग आरंभ हुए थे 78 ईस्वी में। शक युग आरंभ हुए थे 78 ईस्वी में। चलिए, कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे कौन? तो कनिष्क थे। कुषाण राजा में सबसे मशहूर कनिष्क थे, जो कि कुषाण वंश के तीसरे शासक थे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था, जो कि पहली शताब्दी इसका आंसर होगा। चलिए, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख जो कलिंग के राजा कौन बनाया? तो खारवेल ने लिखा है। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा? तो खारवेल, जो कि कहां के राजा? तो कलिंग के राजा थे। चलिए, मजे लग रहे होंगे आप सभी लोगों को ये सीरीज में जुड़ करके, और काफी अच्छे तरीके से भी आपको बताए जाने का प्रयास किया जा रहा। देखिए, यहाँ गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से क्या प्रश्न पूछे गए। प्रयाग प्रशस्त्री, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जानी जाती है, हमें यह मिलता है कहां से? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, यह प्रश्न कैसे आप रखें। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में किसकी जानकारी? समुद्रगुप्त के। प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख है कहां? इलाहाबाद। कहां है? इलाहाबाद। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जानकारी। चलिए, हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो पुष्यभूति वंश से कौन संबंधित है? हर्षवर्धन का संबंध है। चलिए, रवि कृति का एहोल शिलालेख पुलकेशन द्वितीय के हर्ष के विजय के बारे में विस्तृत वर्णन है। देखिए, इसमें भी आप कैसे याद रखिएगा। रवि कीर्ति का एहोल शिलालेख में किसका वर्णन है? हर्ष का वर्णन है। और पुलकेशन द्वितीय के कौन से? तो हर्ष पर विजय के बारे में वर्णन है। कहां पर? रवि कीर्ति एहोल शिलालेख में, कि जो पुलकेशन द्वितीय ने है जो हर्ष पर विजय कैसे प्राप्त किया था।
चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो जुआन जोंग। कौन आया था? जुआन जोंग आया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणितीय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। आर्यभट्ट। अब ये कौन नहीं जानता है कि आर्यभट्ट जो महान गणितज्ञ थे प्राचीन भारत से ही। चरक क्या था? आयुर्वेदिक था। ब्रह्मगुप्त क्या था? भारतीय गणितज्ञ थे। वारमिहिर भी भारतीय गणितज्ञ थे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि था? तो वानभट्ट। वानभट्ट किसके दरबारी कवि? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था? तो वानभट्ट रहते थे। चलिए चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह से हेनसोंग, ह से हर्षवर्धन। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 ईस्वी तक भारत में 17 वर्ष तक लंबी यात्रा किए थे। कौन? हेनसोंग। कौन किए थे? हेनसोंग चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, चलिए आ जाइए, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसोंग। हर्षवर्धन, हेनसोंग, हर्षवर्धन, हेनसोंग, ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन चीनी यात्री नालंदा आए और अध्ययन किए थे? तो हेनसोंग हो जाएंगे। हेनसोंग सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए, वानभट्ट क्या पूछा जा रहा है, वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। हम ऑलरेडी ऊपर ही बताया कि वानभट्ट हर्षवर्धन, वानभट्ट हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग जो कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक है? तो वारमिहिर। कौन है? वारमिहिर जो कि गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और इनके 9 रत्न में शामिल कौन कौन था? कालिदास, वारमहिर, धनवंतरी, घटपर्व, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट और छपनक और वरुचि। कौन थे? वरुचि। ये 9 वो थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। भारत के नेपोलियन तो किसको? समुद्रगुप्त को जाना जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से। चलिए देखिए अगले क्या पूछ रहे हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास क्या करा, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं? तो प्रभावती गुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त थे। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। विक्रमादित्य के नाम से किसको जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो कालिदास। मेघदूत किसकी कृति है? कालिदास के। अभिज्ञान शकुंतलम भी है जो कि कालिदास के ही है, नाटक है। और विक्रमा मौर्यस्यम भी नाटक है। रघुवंशम भी इसी का है। कुमार संभव भी कालिदास। मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास के खंड काव्य हैं। चलिए अगले प्रश्न क्या है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपना उपलब्धियां लिखी है? तो वह गुप्त वंश ने। राज मतलब कौन से प्रशस्ति में किस राजवंश के शासक ने अपनी उपलब्धियां लिखी? तो गुप्त वंश। चलिए गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक थे? तो समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को ही प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसे गुप्त काल को ही कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना गया है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा किए गए? तो कुमार गुप्त प्रथम, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य के बागडोर किसके हाथों में था? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजा
डॉट 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 पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। तो कन्नौज, कन्नौज पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए, जो कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कौन कौन, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध किए थे। चलिए, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डॉट 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 में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित, मतलब गुप्त के द्वारा मगध, मगध में एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त काल के दौरान चीन ने किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान ने। किसने किया? फाहियान। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन है? तो हर्षवर्धन वानभट्ट, हर्षवर्धन वानभट्ट। हर्ष के मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए थे और उनके काल में ही भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। राजपूत के युग में ही कौन सा काल? अंधे काल के रूप में माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहां तक गुप्त साम्राज्य? तो गुजरात तक विस्तार कर लिया। चीनी यात्री एतिसाओ ताम्रलिपि में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत लिखा था। ताम्रलिपि में कितने वर्ष? तो 3 वर्ष ठहरकर लिखे थे, संस्कृत लिखे थे। देखिए, यहां से शुरुआत होता है दक्षिण भारतीय राजवंश, जिसमें चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम राजवंश शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से, अगर अभी भी आप सब लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी लाइक और कमेंट की वजह से उत्तेजित होकर के हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि पार्ट 2 जो वीडियो बना उसमें देखे कि आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद काफी अच्छा रहा। अगर सभी वीडियो में 1 के व्यू अगर जाने लग गए, आप सबके लाइक 100+ जाने लग गए, तो उस दिन उत्तेजित होकर के हम 200 प्रश्न से ज्यादा कवर प्रत्येक वीडियो अर्थात 1 घंटे का हम वीडियो कर देंगे। फिलहाल अभी आधे घंटे में ही हम 100 प्रश्न का कवर कर लेते हैं। तो सोच लीजिए कि 1 घंटे में 200 प्रश्न अवश्य हो जाएंगे। तो एकदम आप फायदा इसका भरपूर उठा लीजिए। देखिए, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा। चलिए, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? साला भोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साला भोग। होयसल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम होयसल की राजधानी, द्वार समुद्रम होयसल की राजधानी। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो चोल वंश ने। कौन से वंश? चोल वंश। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक थे। चलिए, पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय नामक शासक का संबंध चालुक्य वंश से है। पुलकेशन प्रथम हो या द्वितीय हो, वो चालुक्य वंश से। पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश में सर्वाधिक प्रख्यात शासक रहा है? तो चालुक्य में। किस में रहे? चालुक्य में। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी हो गई थी। कौन से वंश का? तो शायद चोल वंश ही होंगे। तो बहुत अच्छा, नहीं, पल्लव वंश शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, कौन वंश? पल्लव वंश। 17वीं और 18वीं में। चलिए, कांची की राजधानी पल्लव। कांची किसकी राजधानी थी? पल्लव की। पांड्य वंश की राजधानी कहां था? मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै। ठीक है, फिर पूछा जा रहा, पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13 सदी में सर्वोच्च प्राप्त किए थे। तो पांड्य मदुरै, पांड्य का संबंध मदुरै। पूर्व चोल राजा में से किसे सबसे महान माना जाता है? करिकाल को। किसको माना जाता है? करिकाल को। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन नाटक भी लिखा करते थे। चलिए, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय। कौन? पुलकेशन द्वितीय, जो कि चालुक्य राजा कन्नौज के राज हर्ष को पराजित किया। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर
दरियाई विजय पाया था? तो राजा राज थे। कौन थे? राजा राज, जो कि मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त किए थे। चलिए, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? तमिल व केरल। चेर का तमिल व केरल पर राज्य था। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? तो राजेंद्र चोल के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र चोल के द्वारा। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पाल वंश के जो थे धर्मपाल, उसने किया था। अर्थात विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे कहां? तो मध्य एशिया में। मंगोल कहां बसे थे? मध्य एशिया। विंध्या शक्ति जो कि वाकाटक वंश के संस्थापक थे। विंध्या शक्ति वाकाटक वंश। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल। इनमें से कौन राजवंश दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो पाल वंश जो प्रसिद्ध नहीं है। चलिए, यहां से शुरू होता प्राचीन काल साहित्य एवं साहित्यकार का। ठीक है, जो कि प्राचीन काल में कौन कौन साहित्य एवं साहित्यकार थे। तो फटाक से आप सब लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास। चलिए, गुंडाई काकी पैसाइची भाषा में लिखित है। तो यह कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो बृहत कथा पैसाची भाषा में लिखा गया। क्या पूछा जा रहा? हर्ष द्वारा रचित नागानंद एवं संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कथा का वर्णन है। कौन से? नागानंद में। कौन से राजा का? हर्ष राजा का। ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्पों को चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक से वर्णित है। तो उसमें कौन सा? पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है जो विक्रमोर्वशी नाटक में जो कालिदास के लिखा गया है, उसमें उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक? इंडिका पुस्तक तो मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज। देखिए, बहुत से पुस्तक हैं, जैसे इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज, सियूकी पुस्तक हैनसॉन्ग, किताब उल हिंद अल बरूनी, किताब ए रिहाल इबन बतूता के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। चलिए, भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिन्हें व्यापक रूप से भागवत गीता का वर्णन है? तो भीष्म पर्व। कौन पर्व? भीष्म पर्व है। चलिए, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्ष के द्वारा। रत्नावली में लिखा किसके द्वारा गया? हर्ष के द्वारा। किसका वर्णन है? राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी। चलिए, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में। देखिए, मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास। मेघदूत किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास का नहीं है? तो नीतिसार कालिदास का रचना नहीं है। बाकी विक्रमोर्वशीय में उर्वशी की प्रेम कथा, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और ये कामंदक के द्वारा लिखा गया है। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखा गया। चलिए, प्राचीन भारतीय महाकाव्य में महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबी महाकाव्य के रूप में माना जाता है। किसको? महाभारत को। चलिए, अगले प्रश्न पे आइए। क्या कह रहा? पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो व्याकरणचार्य थे, क्योंकि पाणिनि का संबंध व्याकरण से। पाणिनि का संबंध व्याकरण से। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पुत्र कौन थे? तो भरत। शकुंतला के पुत्र कौन थे? भरत। अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। उसमें अभिज्ञान शकुंतला के पुत्र कौन थे? तो भरत था। चलिए, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो भरत मुनि। नाट्य शास्त्र भरत मुनि।
निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो कुमार संभव के द्वारा। कुमार संभव कालिदास, कुमार संभव कालिदास। मेघदूतम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, महावीर चरित्र भभूति, मालती माधव भभूति, उत्तरामरिचित भभूति, किराजू किराजुनियम भारवी। चलिए अगले आ जाइए। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसके द्वारा किया गया? अस्तनार के द्वारा। मणिमेकलई किसके द्वारा? अस्तनार के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को विष्णु शर्मा के द्वारा अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखा गया? तो अर्थशास्त्र, उसी को विष्णु शर्मा कहा जाता है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न आ जाइए। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक? तो विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक? तो महाभारत कौन लिखा? महर्षि वेद व्यास। रामायण वाल्मीकि। आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में। आर्यभट्ट पुस्तक संस्कृत भाषा में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चरक संहिता चरक के द्वारा। सुशिस्त्री संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। चलिए प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास दत्त किसने लिखा है? तो भास ने। स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा? तो भास ने लिखा। महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत का मूल नाम जय संहिता। 10 कुमार चरित्र या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसे की रचना किसके द्वारा की गई? दंडी के द्वारा। किसके द्वारा? टेल्स ऑफ 10 प्रिंसे दंडी के द्वारा। हर्ष चरित्र के लेखक? तो वाण्यभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक वाण्यभट्ट। गीत गोविंद जयदेव वर्मा। गीत गोविंद जयदेव वर्मा के द्वारा लिखा गया। किताब उल हिंद किसके द्वारा? अल बरूनी। किताब उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में पता लगाया? तो कनाद। कौन लगाया? कनाद। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तमिल संस्करण का उल्लेख है? तो रामायण में। चलिए मृच्छकटिका नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? मृच्छकटिका। तो मृच्छकटिका के जो हो जाएंगे वह शूद्रक। मृच्छकटिका शूद्रक। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक लिखा है? तो शूद्रक के द्वारा लिखा गया। ठीक है। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखला जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवें वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को पांचवें वेद कहा जाता है। वैसे वेद तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो ये 300 प्रश्न हम कंप्लीट किए, लेकिन ये पुस्तक वाला वर्णन इसी पार्ट में हम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक 23 ही मिनट हुए हैं। 23 मिनट 24 मिनट ही हुए हैं, जो कि हम बोले थे कि 30 मिनट में ही 100 प्रश्न कंप्लीट कर लें, जो कि अभी और समय है। तो आप सब लोगों को एग्जाम में बहुत करीब आ गया, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा। तो आप सब इसको भी कंप्लीट करके ही आगे जाइए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र भरत मुनि। पंच सिद्धांतिक या बृहत संहिता या साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वारमिहिर। त्रिकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा? तिरुवल्लुर के द्वारा। तिरुवल्लुर के द्वारा। चरक संहिता चिकित्सा के किस शास्त्र में है? तो यजुर्वेद। चरक संहिता यजुर्वेद। सुश्रुत को क्या कहा जाता है? तो भारत शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है। चलिए राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन, लेकिन इसमें कश्मीर के राजा का वर्णन है, जो कि विशद एवं मोहक वर्णन किया गया है। कश्मीर के राजा। ठीक है। और कश्मीर श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखा गया? तो कलहन राजतरंगिणी। कलहन राजतरंगिणी।
प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया। निम्नलिखित में कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो त्रिकुल्लर, त्रिकुल्लर जो है तमिल में लिखा गया, बाकी रत्नावली संस्कृत में हर्ष के द्वारा, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा संस्कृत भाषा में, मेघदूतम कालिदास के द्वारा संस्कृत भाषा में। इनमें से कौन सा भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर जो थे वो भारतीय गणितज्ञ थे। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक थे? तो लीलावती। कौन पुस्तक? लीलावती पुस्तक थे। चलिए अगला क्या प्रश्न पूछ रहा, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉर्ज बूलर। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बूलर। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन के जीवनी किसने लिखा था? तो वानभट्ट। हर्षचरित वानभट्ट, हर्षवर्धन का जीवनी। ठीक है, वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में हर्ष और उसके प्रशासन की सही जानकारी दी गई है। तो वानभट्ट हर्षचरित में किस राजा? तो हर्ष राजा का। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था, तो वह संस्कृत भाषा में था। ठीक है, चलिए साहित्य की कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो हर्षवर्धन का। रत्नावली हर्षवर्धन का। भारत के महान साहित्य कृतियां मेघदूत एवं अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास का। किसका? कालिदास का। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। राजतरंगिणी कल्हण। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो 320 तक हो गया। यहां से चित्रकला एवं संगीत कला चलेंगे 321 से, जो कि आप सब लोग इस पार्ट को अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना है पार्ट 3 को, तो आप इसे दुगना करके फिर से आप सुन सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी काफी और अच्छा होगा। और एक ही प्रश्न जब आपके दिमाग में बार बार गूंजेगा ना, तो वो ज्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 था। और अगर आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार बने रहा, तो अवश्य ही हम टाइम बढ़ाते जाएंगे। जैसे देखिए 27 मिनट में ही 100 प्रश्न से ज्यादा हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इसी प्रकार अगर आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर रहा, तो अवश्य ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर एक एक वीडियो में हम सब कर सकते हैं, जो कि महामैराथन क्लास के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए इस छोटे से परिवार में।